अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट को या फिर जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या होता है? तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने ए डॉट बी कहा था, तो यहाँ पे हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ए क्रॉस बी। और फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला में लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड इंटू एन कैप। यहाँ पे ये जो एन कैप है ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर होता है टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो एन कैप लगाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि ताकि ये जो राइट हैंड साइड हमारे पास है ये एक वेक्टर आ जाए। अगर एन कैप हम यहाँ पे ना लिखें तो फिर हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर है, बी का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर है, साइन थीटा भी एक स्केलर है, तो इसीलिए ये तो एक स्केलर बनता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एन कैप लिखते हैं ताकि ये जो है राइट हैंड साइड ये एक वेक्टर बने, तभी इसको क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एंड the unit vector in perpendicular to both a and b। अब जैसे फिर हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, यहाँ पे भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। आई जे और के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो रिलेशन क्या होता है? तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट पहले डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए आई क्रॉस आई, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन आई, और आई के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो होता है। और यहाँ पे एन कैप, ये जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एन कैप होता है ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि ए और बी दोनों की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आई और आई की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम एन कैप ही लिखते हैं। अब आई का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन जीरो जीरो होता है, और फिर एन कैप एज इट इज, तो ये सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा जीरो। यानी कि सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। सेम इसी पैटर्न के ऊपर जे क्रॉस जे भी हमारे पास जीरो होगा और के क्रॉस के भी क्या होगा, जीरो होगा। इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक वेक्टर हो ए क्रॉस ए, लाजमी नहीं है कि वो यूनिट वेक्टर हो ही। तो जब भी ए क्रॉस ए हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहाँ से ए और ए दोनों पैरेलल भी होते हैं, और हम यूं भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू जीरो होता है इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया पैरेलल वेक्टर्स का। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं आई क्रॉस जे के ऊपर, यानी कि हम फाइंड करना चाहते हैं आई क्रॉस जे। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन। आई और जे के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। और इंटू एक ऐसा वेक्टर जो आई के भी परपेंडिकुलर हो और जे के भी परपेंडिकुलर हो, तो वो हमारे पास है के। तो यहाँ पे एन कैप नहीं आएगा बल्कि के कैप आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 पे हमारे पास 1 होता है और के कैप एज इट इज। तो यूं मेरे पास आंसर आ गया के कैप। आई क्रॉस जे का आंसर आया के कैप। फिर हम फाइंड करते हैं जे क्रॉस के। जे क्रॉस के का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जे का मैग्नीट्यूड इंटू के का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री होता है, और साथ में जे और के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो होता है हमारे पास आई कैप। और यूं इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आई कैप। और सेम इसी तरह के क्रॉस आई जब हम फाइंड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास जे कैप के। अब लेकिन अगर मैं इनकी जगह चेंज कर देता हूँ, जैसे मेरे पास आई क्रॉस जे जो था वो आया था के कैप, तो मैं अगर फाइंड करता हूँ जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई हमारे पास माइनस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स में अगर हम किसी वेक्टर की जगह चेंज करते हैं तो आंसर आता है नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि आई और जे के दरमियान एंगल देखें 90 डिग्री था, लेकिन जे और आई के दरमियान जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो वो 90 नहीं होगा, बल्कि जे और आई के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा -90 डिग्री। तो -90 पे फिर हमारे पास साइन -90 -1 हो जाता है, जिस वजह से माइनस के आता है यहाँ पे लिखा। सो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस के। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अच्छा, अब सेम है जे क्रॉस आई माइनस के है, तो जो वैल्यू होगी के क्रॉस जे वो इक्वल हो जाएगी माइनस आई के, और फिर उसके बाद जो लास्ट है आई क्रॉस के वो इक्वल हो जाएगा माइनस जे के। ये चेक करने के लिए हमारे पास एक सर्कल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने देखना होता है कि डायरेक्शन ड्रॉ कर दी।
अब हम नोटेशन ड्रा करते हैं कि सपोज हमारे पास जो ये वेक्टर आई है, आई के बाद हमारे पास जे आ रहा है और जे के बाद फिर हमारे पास के आ रहा है। तो अब ये डायरेक्शन हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज। और फिर अगर मैं क्रॉस लेता हूँ आई क्रॉस जे, एरोज का खास ध्यान रखना है कि आई क्रॉस हो रहा है जे के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा के क्रॉस, जो कि हमने पहले केस में देखा था कि वो हमारे पास के क्रॉस ही आया था। फिर अगर मैं करना चाहूँ जे क्रॉस के, जे क्रॉस के को मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं जाना चाहता हूँ फिर आई के पास, तो जे क्रॉस के जो है वो फिर हमारे पास किसके इक्वल आता है, आई के पास साथ आ जाता है। और इसी तरह लास्ट में अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो अब लास्ट में मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि के क्रॉस आई, यानी कि इस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, तो मुझे जाना पड़ेगा किस तरफ, के की जे की तरफ। तो ये देखने के लिए कि आंसर क्या आता है। अब अगर मैं ऑपोजिट जाता हूँ, यानी कि मैं अगर जाता हूँ जे को क्रॉस करता हूँ आई के साथ, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। किसका नेगेटिव होगा, आएंगे हम किस तरफ, फिर दोबारा के की तरफ, लेकिन माइनस हो जाएगा साथ। तो ये सर्कल याद रख लें, डायरेक्शन सर्कल, जो आपको इजीली बता देगा कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे फाइंड किया जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म के लिए हम दो वेक्टर ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने वेक्टर ले लिया ए, जो इसको मैं कहता हूँ A1i प्लस A2j प्लस A3k, और एक और वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम कह देते हैं वेक्टर बी, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे पास B1i, लेट्स सपोज B1i प्लस B2j एंड प्लस B3k। और अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है। तो ए क्रॉस बी इस केस में हमेशा डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड किया जाता है। डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो होती है उसको हम आई जे और के से डिनोट करते हैं। फर्स्ट रो में हम हमेशा यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं आई जे के। फिर पहले अगर ए लिखा हुआ है तो कि ए के एलिमेंट्स, पहले ए के एलिमेंट्स में आई के साथ क्या आ रहा है, A1, तो यहाँ पे आ जाएगा A1। फिर ए के एलिमेंट्स में जे के साथ आ रहा है A2, तो यहाँ पे आ जाएगा A2। और ए के एलिमेंट्स में जे के साथ A3 आ रहा है, तो फिर आ जाएगा A3। सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद फिर बी पे आते हैं। बी में देखें तो B1 B2 B3, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारे पास B1 B2 और B3। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हमने जो राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करना होता है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट्स वाले पोर्शन में देखा था एक 2.4 में, 2.3 में सॉरी, कि कैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है। तो सबसे पहले साइन लगाने पड़ते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। तो क्योंकि हमने प्लस आई से स्टार्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे प्लस प्लस आई कैप, आई वाली रो भी छोड़ देते हैं और आई वाला कॉलम भी छोड़ देते हैं। तो ये हमने आई वाली रो को छोड़ दिया, ये आई वाला कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास चार एलिमेंट्स रह जाएंगे। कौन कौन से, A2 B2 A3 B3। तो यहाँ पे आई वाला जो कंपोनेंट है उसका हमने एक्सपेंड वहाँ से कर दिया। अब आते हैं जे के साथ। जे के साथ साइन जो है वो माइनस का है, तो ये इसका कॉलम छोड़ दिया, ये इसकी रो छोड़ दी। तो नेक्स्ट में फिर हम लिखेंगे माइनस जे कैप। और जे वाली रो कॉलम छोड़ने के बाद कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, तो फिर हमारे पास बच गया A1 B1 A3 B3। और जे लिखने के बाद लास्ट में हमारे पास रह जाएगा के वाला कंपोनेंट। तो अब देखते हैं कि के वाला कंपोनेंट में क्या रह जाएगा, प्लस के है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस के। ये वाला कॉलम भी छोड़ दिया और ये वाली रो भी छोड़ दी, तो फिर चार एलिमेंट्स ही बचे हमारे पास, A1 B1 A2 B2। और अब हमने इनको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू आई इंटू 2/2 का डिटर्मिनेंट, ये आपको पता है, ये इक्वल हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन माइनस, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन माइनस। तो ये आ जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1, और प्लस सेम यही चीज़ के साथ भी, यानी कि आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो यूं हम फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। यहाँ तक लिखने के बाद एक चीज नोट कर लें कि जो हमारे पास आंसर आता है ए क्रॉस बी का, इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी का जो आंसर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस ए के भी और बी के भी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है, तो ये चीज़ आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ की
और हम फाइंड करना चाहते हैं इसका एरिया। इसके 3 वर्टिसेस को नाम दे देते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। अब हम जब इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एक चाहिए, ये ट्रायंगल थोड़ी राइट ट्रायंगल है, हम एक ऐसी ट्रायंगल ले लेते हैं जो राइट ना हो, क्योंकि राइट ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल ऑब्वियस होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके तीनों एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो सपोज ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। हम फाइंड करना चाहते हैं इसका एरिया। सपोज ये है हमारे पास इसकी बेस, इसकी बेस को हमने क्योंकि ए के ऑपोजिट है तो ए कह दिया, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस तो हमारे पास ए है, तो यह आ जाएगा 1/2 ए मल्टीप्लाई बाय हाइट। नहीं पता, हाइट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो एंगल बनाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारे पास है हाइट। अब हमने ये हाइट जो है ये फाइंड करनी है। अब सपोज हमारे पास ये जो बी के ऑपोजिट वर्टेक्स है इसको नाम दे दिया बी, और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा वो इक्वल होता है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का मतलब एच ओवर हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे हमारे पास है 90 के ऑपोजिट यानी कि बी। तो यहाँ से फिर आपके पास एच किसके इक्वल आ जाएगा, एच इक्वल हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर एच, ये हाइपोटेन्यूस। अच्छा, और तो एच बी दूसरी जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे फिर एच की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे यानी कि बी साइन थीटा। और ये जो है ए क्रॉस बी साइन थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि ए क्रॉस बी का जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, तो देखें ए क्रॉस बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। अब जो जब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, मैग्नीट्यूड का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएंगी। ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड सिर्फ चला जाएगा एन कैप के ऊपर, और एन कैप का मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 होता है, तो ये टर्म वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे ए और बी क्या है, तो जो है हमारे पास ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जब भी एक ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स हमें दी होंगी तो हम एरिया फाइंड करेंगे 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो कैसे फाइंड किया जाता है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो एक पैरेललोग्राम होती है वो हमारे पास दो इक्वल ट्राइंगल से मिलकर बनती है। यानी कि यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये हमारे पास आ गई एक पैरेललोग्राम, और अब हम फाइंड करना चाहते हैं इसका एरिया। तो इसका कोई भी एक डायगोनल ले लें, इसके नाम दे देते हैं हमारे पास ए बी सी एंड डी, नाम हम अपनी अपनी मर्जी से दे दिया। सपोज ये हमारे पास इसका एक डायगोनल है। अब यहाँ से दो ट्राइंगल्स मिली हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल 2, और इनके एरियाज को और जो साइड्स हैं उनको भी नाम दे देते हैं कि ये है इसकी साइड जो है ये वेक्टर ए है, और ये जो इस तरफ जा रहा है ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो सेम इसी तरह ये भी हमारे पास वेक्टर बी होगा और ये हमारे पास वेक्टर ए होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। अच्छा, अब यहाँ तक लिखने के बाद मैं लिख सकता हूँ कि जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल 1 वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। क्योंकि हमें 9th क्लास के चैप्टर 11 के थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ट्रायंगल का एरिया जो 1 का एरिया है वही सेम एरिया होगा 2 का, और इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हमारे पास एरिया आ जाएगा किसका, पैरेललोग्राम का। अब ट्रायंगल 1 का एरिया क्या है, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी प्लस 2 का सेम वही एरिया ऑफ 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और यही है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जब भी आएगा तो उसका एरिया फाइंड करेंगे डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, कब, जब ए जो है और बी आर एडजेसेंट साइड्स, जब ये उसके दो एडजेसेंट साइड्स होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात हमें उसके डायगोनल्स भी दे दिए जाते हैं। अब अगर हमें दे दिए जाएं उसके डायगोनल्स,
सपोज D1 दे दिया जाए वेक्टर A प्लस बी, जो हमें पता है कि डायगोनल वन जो होता है वो होता है इक्वल हमारे पास A प्लस बी के। और अगर हमें दिया जाए D2 होता है हमारे पास A माइनस बी। ये हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल में कि जो वेक्टर्स होते हैं उनका जो डायगोनल्स होते हैं वो एक होता है सम ऑफ द वेक्टर्स और दूसरा होता है डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। अब जब हमें दो डायगोनल्स दे दिए जाएंगे तब हम उनका कैसे फाइंड करेंगे एरिया। तो सपोज हम पहले फाइंड कर लेते हैं D1 क्रॉस D2। तो D1 क्रॉस D2 में हमारे पास आ जाएगा A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू A क्रॉस A माइनस A क्रॉस B एंड प्लस B क्रॉस A एंड माइनस B क्रॉस B। अब A क्रॉस A ज़ीरो हो जाएगा, माइनस A क्रॉस B को मैं लिख सकता हूँ प्लस B क्रॉस A, क्योंकि वेक्टर की जगह चेंज करो तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस B क्रॉस A हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ एंड माइनस B क्रॉस B भी हो जाएगा ज़ीरो। B क्रॉस B प्लस B क्रॉस B ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स B क्रॉस A। और दूसरी तरफ हमारे पास है D1 क्रॉस D2। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ आ जाएगा D1 क्रॉस D2 और इनके साथ 1/2 आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा B क्रॉस A। अब जब हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा B क्रॉस A के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा D1 क्रॉस D2 के ऊपर। और ये जो चीज़ है ये हमने लास्ट टाइम देखी थी, ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको डायगोनल्स दिए जाएंगे तो एरिया किसके इक्वल होगा, तो तब आपके पास जो एरिया इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। इनके आप डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ तक हमने वो कॉन्सेप्ट्स देख लिए जो कि एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ हो होंगे, तो इनको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई इशू हो। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो कहता है फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A एंड प्रूव दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, A क्रॉस B B क्रॉस A, और ये प्रूव करना है कि जो A क्रॉस B का आंसर होता है वो इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A। वही चीज़ के अगर वेक्टर्स का जगह चेंज की जाए तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा B क्रॉस A। B क्रॉस A में हमने जैसे देखा था हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो हम लिखते हैं I J के। और फिर उसके बाद पहले बी लिखा हुआ है तो पहले बी वाली एंट्रीज है हमारे पास आई के साथ 1 माइनस 3 एंड 7, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 3 एंड 7। फिर उसके बाद देखते हैं ए वाले कंपोनेंट्स यानी कि 2 1 एंड माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2 1 एंड माइनस 1। एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करने के लिए हमें साइन लगाने पड़ेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस एंड प्लस। तो यह आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू प्लस आई कैप और आई वाला रो और कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास रह जाएगा -3 1 7 एंड -1। फिर उसके बाद प्लस जे कैप, तो जे वाली रो और कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास रह जाएगा 1 2 7 एंड -1। और जे कैप के बाद फिर हमारे पास आता है के कैप, तो के कैप वाला जब रो छोड़ेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा 1 2। तो इसको यहाँ पे साथ में लिख लेता हूँ प्लस के कैप इंटू 1 2 -3 एंड 1। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज इक्वल टू आई कैप एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू -1 यानी कि 3 -7 1 ज़ा 7 माइनस जे कैप एज इट इज, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन माइनस, यह आ जाएगा -1 -14 एंड प्लस के कैप, यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में साइन माइनस यानी कि 1 -6। और अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास -4 इंटू आई कैप प्लस 15 इंटू जे कैप एंड प्लस 7 इंटू के कैप। ये हमारे पास आंसर आ गया बी क्रॉस ए का। अब बी क्रॉस ए फाइंड कर लिया तो अब आते हैं ए क्रॉस बी के ऊपर। तो लिखेंगे हम अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगेन हम डिटर्मिनेंट का साइन या जगह आई जे के, पहले ए लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे जो पेंट्रीज होंगी वो पहले ए की होंगी, जो कि हमारे पास है 2 1 एंड -1। और फिर हमारे पास आ जाएगा 1 -3 एंड 7। सेम उसी तरह एक्सपेंड करते हैं और प्लस साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। तो यह आ जाएगा हमारे पास आई इंटू 1 -3 -1 एंड 7। फिर उसके बाद हम लिखते हैं माइनस जे और जे के साथ रह जाएगा हमारे पास 2 1 -1 एंड 7 और जे के बाद फिर हमारे पास नंबर आ जाएगा के का। तो के साथ हम लिखेंगे प्लस के इंटू
2 1 1 एंड -3। सेम उसी तरह जैसे लास्ट टाइम एक्सपेंड किया था इसको भी करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई कैप इंटू 7 -3 माइनस जे कैप इंटू 7 टू द 14 -1 एंड प्लस के कैप इंटू -6 -1। यूँ ये हमारे पास आंसर आ गया 4 इंटू आई कैप -15 इंटू जे कैप एंड -7 इंटू के कैप। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -4 आई कैप +15 जे कैप एंड +7 के कैप। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए क्रॉस बी, दूसरी तरफ है माइनस, और माइनस के अलावा ये जो सारी ब्रैकेट है ये अगर आप देखें तो ये तो हमने पहले भी इक्वेशन 1 से फाइंड की हुई है बी क्रॉस ए के, तो इसकी जगह हम नेक्स्ट में लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेम वही चीज़ सारी प्रूव करनी है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए, जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था। बी क्रॉस ए के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आई जे और के, और फिर उसके बाद पहले बी लिखा हुआ है तो बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 3 एंड -1। फिर उसके बाद ए के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 7 3 एंड 9। डायरेक्टली करते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि हमने एक्सपेंड कैसे करना है। साइन लगा लेते हैं प्लस माइनस एंड प्लस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई कैप इंटू 9 3 27 माइनस माइनस प्लस 3 1 3। फिर उसके बाद नंबर आएगा माइनस जे का, जे के साथ आ जाएगा हमारे पास 18 + 7 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा के, और के के साथ हम लिखेंगे 3 2 6 -7 3 21। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 आई कैप -25 जे कैप एंड -15 इंटू के कैप। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने फाइंड किया, किसका आंसर आया था, बी क्रॉस ए का। अब सेम इसी पैटर्न पे फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, तो ए क्रॉस बी के लिए अगेन डिटर्मिनेंट का साइन। तो ए क्रॉस बी के लिए भी हम लगाते हैं डिटर्मिनेंट का साइन। अब पहले ए लिखा हुआ है तो कि ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, और उससे पहले फर्स्ट रो में हम लिखेंगे आई जे एंड के। फर्स्ट में 7 है, फिर उसके बाद हमारे पास 3 है, फिर उसके बाद हमारे पास 9 है, और उसके बाद फिर 2 3 एंड -1। तो जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, आई साइन लगा लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एंड प्लस। आई एज इट इज, आई एज इट इज़ यूँ जब एक्सपेंड करेंगे तो -3 -27, फिर उसके बाद हमारे पास है माइनस जे इंटू -7 -9 टू ज़ा 18 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्लस के, और के के साथ 7 3 ज़ा 21 -3 टू ज़ा 6। और यूँ सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया -30 इंटू आई कैप +25 इंटू जे कैप एंड +15 इंटू के कैप। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो क्या रह जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद रह जाएगा 30 आई कैप -25 जे कैप -15 के कैप। और इक्वेशन 1 से हमें पता चला कि ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ए क्रॉस बी और माइनस इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए। सेम इसी पैटर्न पे जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो आपने खुद कर लेना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करें, आल्सो प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कि ए क्रॉस बी को एक नया नाम दे देते हैं। मैं क्या देता हूँ कि ये है हमारे पास वेक्टर डी के इक्वल। तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो वेक्टर डी है वो परपेंडिकुलर है ए के बी और बी के बी। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो यहाँ से हम लिखेंगे, प्रूव करेंगे कि ए डॉट डी जो है वो भी जीरो होता है, और सेम इसी तरह के जो बी डॉट डी है वो भी क्या होता है, जीरो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डी फाइंड करते हैं कि डी किसके इक्वल है। तो मैं कहता हूँ लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम कंपोनेंट की फॉर्म में फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा आई जे एंड के। ए के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे 3 -6 एंड 2, उसके बाद बी के कंपोनेंट्स 2 -3 एंड 4। इनको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, आई के साथ जब करेंगे तो ये -24 + 3 2 6 माइनस जे के साथ 4 3 12 -4 12 -4 एंड प्लस के कंपोनेंट्स जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -9 + 12 -9 + 12। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी का। तो डी का आंसर आ गया हमारे पास -18 इंटू आई कैप -8 इंटू जे कैप एंड +3 इंटू के कैप। डी का आंसर आ गया। पहली चीज़ यही फाइंड करनी थी। अब ये प्रूव करना है कि ए और डी और बी और डी परपेंडिकुलर हैं। तो पहले फाइंड करते हैं ए का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ किसके इक्वल होता है। तो पहले ए की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास है 3 इंटू आई कैप -6 इंटू जे कैप एंड
+2 इंटू के कैप। ये आ गया हमारे पास वैल्यू ए की। डॉट डी जो हमने फाइंड किया -18 इंटू आई कैप -8 इंटू जे कैप, सॉरी -8 इंटू जे कैप एंड +3 इंटू के कैप। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू -18 -6 इंटू -8 +2 इंटू 3। This will be equal to -54 plus 8 6 48 and plus 6। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर डी के। अब सेम इसी पैटर्न पे फाइंड करते हैं बी क्रॉस डी, सॉरी बी डॉट डी। तो हम लिखेंगे बी का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ। तो पहले बी लिखा हुआ है तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 आई कैप -3 इंटू जे कैप एंड +4 इंटू के कैप। डॉट डी डी हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास आया था -18 इंटू आई कैप -8 इंटू जे कैप एंड +3 इंटू के कैप। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू -18 -3 इंटू -8 एंड +4 इंटू 3, आई के साथ, जे के साथ और के के साथ। दिस इज इक्वल टू -36 +24 एंड +12। और यहाँ ये भी इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर डी के। और यही दोनों चीज़ें हमने प्रूव करनी थी। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने अगेन वही सब प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए के बी और बी के बी। तो सबसे पहले तो वेक्टर डी को नाम दे देते हैं कि जो कि हमारे पास है ए क्रॉस बी। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा आई इंटू जे इंटू के। और ए के कंपोनेंट्स लिखते हैं 4 -2 -3। फिर उसके बाद लिखते हैं बी के कंपोनेंट्स 1 1 एंड -3। दिस इज इक्वल टू आई कैप से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 + 3। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस जे, और जे के साथ एक्सपेंड करेंगे तो -12 + 3 एंड प्लस के कैप के साथ हमारे पास आ जाएगा 4 + 2। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू आई कैप +9 इंटू जे कैप एंड +6 इंटू के कैप। ये हमारे पास आंसर आ गया डी का। अब ये भी प्रूव करना है कि जो डी है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो पहले फाइंड करते हैं ए डॉट डी। अगर ए डॉट डी 0 आया तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। ए की वैल्यूज लिखते हैं, ये कोई हमारे पास है 4i -2j एंड -3k। डॉट डी की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा 9i +9j एंड +6k। दिस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आ जाएगा 4 इंटू 9 -2 इंटू 9 एंड -3 इंटू 6। तो दिस इज इक्वल टू 4 9 36 -9 2 18 एंड -6 3 18। और ये इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर डी के। अब सेम इसी तरह देखेंगे कि बी डॉट डी का आंसर क्या आता है। तो बी डॉट डी में पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास i +j -3k, या जाएगा i +j -3k। और इसका डॉट प्रोडक्ट डी के साथ, डी अभी हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास आया था 9i +9j एंड +6k। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 9 +1 इंटू 9 and -3 into 6 -3 into 6। this will be equal to 9 + 9 -6 3 18। दिस ये भी हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से भी ये भी प्रूव हो गया कि जो वेक्टर बी है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर डी के। और यही दोनों चीज़ें हमने प्रूव करनी थी। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। कहता है फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। वेक्टर जो गिवन दिए हुए हैं उनके दरमियान जो एंगल है उसका साइन फाइंड करना है। तो वो फाइंड कैसे करते हैं, तो देखें हमें पता है कि ए क्रॉस बी का जो आंसर होता है वो होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। और ये सारे वेक्टर्स होते हैं, ए बी वेक्टर है बी बी वेक्टर है। तो अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें ताकि ये जो यूनिट वेक्टर है ये किसी तरह ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए और बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्यों, क्योंकि एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाता है तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हमारे पास यूज होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। तो लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा आई इंटू जे इंटू के 2 -4 एंड 3। और यहाँ पे आ जाएगा 1 -3 एंड 4। एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास i इंटू -16 + 9 एंड -j इंटू जे के साथ हमारे पास आ जाएगा 8 -3
एंड प्लस के साथ हमारे पास आ जाएगा -6 + 4. This is equal to -7 into I cap and -5 into J cap and -2 into K cap. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस B का. अब इसी का मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम लेते थे स्क्वायर रूट I का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर एंड प्लस -2 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 25 एंड प्लस 4. और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 49 78. दिस इज इक्वल टू 78. अब फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ए में देखें तो ये है हमारे पास ए आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर और प्लस के का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 4 + 16 + 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 29. और लास्ट में रह गया बी का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड. तो लिखेंगे बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 + 16 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 26. अब वो फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूले में जस्ट हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा है डेट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आया था हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 78. यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 78 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29 मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 26. जब हम इनको डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/29. सॉरी स्क्वायर रूट एक ही दफ़ा आएगा, दो मरतबा नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/29. और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी. अब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं. अगेन हमने फाइंड करना है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी यानी कि साइन थीटा की वैल्यू. तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ. जैसे पहले फाइंड किया था, ये हमारे पास आ जाएगा आई जे के 4 - 3 and 2 एंड 3 - 7 and 5. और जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे डायरेक्टली तो ये हमारे पास आ जाएगा आई इंटू -15 + 14 and minus j into 4 5 4 are 20 - 26 20 - 6 sorry and plus k के साथ जब ओपन करेंगे तो -28 + 9 -28 + 9. और यूँ मेरे पास a क्रॉस b का जो सिंप्लीफाइड आंसर आया वो आया -i कैप -14 इंटू जे कैप एंड -19 इंटू के कैप. और अब इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर. तो ये मैं 11 लिखेंगे, ये जस्ट -1 है. स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर एंड प्लस -14 का स्क्वायर एंड प्लस 19 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 196 एंड प्लस 19 का स्क्वायर. ये हमारे पास होता है 361. जब इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 558. अब फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए के मैग्नीट्यूड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 16 + 9 + 4 यानी कि अगेन ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29. फिर उसके बाद फाइंड करते हैं बी के मैग्नीट्यूड. अगेन फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर which is equal to square root of 9 + 49 + 25 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 83 स्क्वायर रूट ऑफ 83. दोनों वैल्यूज आ गई. अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है साइन थीटा में. तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला हमने देखा था हमारे पास होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. वैल्यूज पुट कर देते हैं. इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 558 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 83. और जब हम डायरेक्टली इनको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट होल पे आ जाएगी 558 ओवर 2407. और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5. एक वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 हो. तो उस वेक्टर को नाम दे देते हैं. मैं कहता हूँ सोल्यूशन में लेट वेक्टर सी बी
रिक्वायर्ड वेक्टर, वेक्टर सी जो है वो हमने फाइंड करना है। तो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे दिया है कि वो इक्वल टू 5 है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और वो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बोथ ए एंड बी के। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है, वो कहता हूँ कि मैं, अच्छा मैं पहले मैं कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट एक वेक्टर डी है जो कि इक्वल है वेक्टर ए क्रॉस बी। ए जो है वो इक्वल है किसके, ए क्रॉस बी के। तो पहले डी को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डी को नाम क्यों दिया और डी क्यों यूज़ होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 and 5, 8 - 2 and 1। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आई कैप इंटू -2 + 10 माइनस जे कैप इंटू 3 - 40 एंड प्लस के कैप इंटू -6 + 16। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू आई कैप माइनस प्लस 37 इंटू जे कैप एंड प्लस 10 इंटू के कैप। अब यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, मैं लिखूँगा सिंस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड आल्सो वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो ए क्रॉस बी होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो डी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। एंड सो डज एंड सो डज वेक्टर सी। वेक्टर सी जो है वो भी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये कैसे, क्योंकि जो वेक्टर सी है वो हमने फाइंड करना है और जो हमने फाइंड करना है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मैंने लिख लिया कि वेक्टर सी भी ए के परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से एक रिलेशन हमें पता चला कि वेक्टर सी और वेक्टर डी आपस में पैरेलल है। हम लिख सकते हैं वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर डी। क्यों, क्योंकि सी जो डी है वो भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और सी भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स दो सेम वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हैं तो आपस में इनका रिलेशन क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर डी। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं, यानी कि सी कैप जो है वो इक्वल हो जाएगा डी कैप के। यहाँ से सी कैप की जगह मैं उसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ वेक्टर सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और डी कैप की जगह मैं उसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ वेक्टर डी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। अब यहाँ पे वेक्टर सी मुझे फाइंड करना है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, वेक्टर डी मैंने फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा। ये आ जाएगा वेक्टर सी ओवर 5 इज इक्वल टू वेक्टर डी हमारे पास है 8 इंटू आई कैप प्लस 37 इंटू जे कैप एंड प्लस 10 इंटू के कैप होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसी का मैग्नीट्यूड, यानी कि 87 8 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये 5 जब दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू आई कैप प्लस 185 इंटू जे कैप एंड प्लस 50 इंटू के कैप एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के इनसाइड जब सारी वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1533, और यही चीज़ मैंने फाइंड करनी थी। इसके बाद मूव कर जाते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कहता है एक्सप्रेस द वेक्टर, इस वेक्टर को नाम दे देते हैं कि लेट्स सपोज ये वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए एज सम ऑफ टू वेक्टर्स। इसको इस फॉर्म में लिखें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू टू अदर वेक्टर लाइक वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, सम ऑफ टू वेक्टर्स वन ऑफ विच इज पैरेलल एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। इस वेक्टर को नाम देते हैं बी। और यानी कि वेक्टर ए को ऐसे दो वेक्टर्स के सम के फॉर्म में लिखें जिनमें से एक वेक्टर की बी के पैरेलल होगा और दूसरा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो हम कहते हैं लेट वेक्टर सी एंड वेक्टर डी बी रिक्वायर्ड वेक्टर्स। ये दो वेक्टर जो हैं जो हमने फाइंड करने हैं सच दैट कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। एंड वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर सी वेक्टर बी के पैरेलल है और वेक्टर जो डी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी के, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमने समराइज कर दिया। हमने कहा कि वेक्टर ए को हमने सम की फॉर्म में लिखा टू वेक्टर्स वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। वो जो दो वेक्टर्स हैं उनमें जो सी है वो बी के पैरेलल है और जो डी है वो बी के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से मैं किसी एक वेक्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। सपोज कि मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से वेक्टर सी की। तो वेक्टर सी किसके इक्वल हो जाएगा, फिर हमारे पास इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 3।
अब यहाँ तक लिखने के बाद देखें, आपको पता है कि वेक्टर डी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जीरो होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले लेट कर लूंगा, लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। यानी कि वेक्टर डी हमने लेट कर लिया, कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेक्टर। मैं लिखूंगा सिंस हमें पता है कि वेक्टर डी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो इसका मतलब कि डी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो यहाँ से मैं डी की जगह उसकी वैल्यू लिखूंगा एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप डॉट वेक्टर बी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास 2 i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 3 k कैप दैट इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई एंड प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, इसको भी नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद मैं कहता हूँ सिंस वेक्टर सी जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो उनको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर सी किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा टाइम्स वेक्टर बी के। यानी कि यहाँ से मैं सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कि वेक्टर सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम 2i माइनस जे एंड प्लस 3k। और सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 लेमडा आई माइनस लेमडा जे एंड प्लस 3 लेमडा के। इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें और ये है हमारे पास वेक्टर नंबर सी। तो वेक्टर सी फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए लेमडा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू आ गई तो हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा। अब आल्सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री में अगर आप देखें तो इक्वेशन 3 से सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, आर्बिट्रेरी आई है लेकिन आ गई है। वेक्टर ए भी पता है और यहाँ से फिर हमारे पास वेक्टर डी का आंसर आ जाएगा। अब वेक्टर डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी तो वो देख लेते हैं। देखें, अब वेक्टर डी किसके इक्वल है, सॉरी वहां से वेक्टर डी की वैल्यू निकाल लेंगे। वेक्टर डी इक्वल हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। वेक्टर ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास 5i प्लस 2j माइनस 3k, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 5i प्लस 2j माइनस 3k माइनस वेक्टर सी अभी हमने फाइंड किया है 2 लेमडा आई माइनस लेमडा जे, 2 लेमडा आई माइनस लेमडा जे एंड प्लस 3 लेमडा के। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर डी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू जे कैप एंड माइनस 3 प्लस कर लेते हैं माइनस थ्री लेमडा इंटू के कैप। यहाँ पे हमने क्या किया कि आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट में ऐड कर दिया, जे वाले कंपोनेंट को जे वाले कंपोनेंट में और के वाले कंपोनेंट को के वाले कंपोनेंट में। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है जो कि हमने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे वो दूसरी कंडीशन यूज करते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज डी का आंसर आ गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। यहाँ से पता चला, क्या पता चला कि डी को हमने क्या लेट किया हुआ था, देखें डी को हमने लेट किया हुआ था एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। तो कंपेयर करने पे पता चला कि एक्स इक्वल है 5 माइनस 2 लेमडा के, वाई इक्वल है हमारे पास लेमडा प्लस 2 के, और जो z है वो किसके इक्वल है, -3 लेमडा -3 के। अब इन तीनों को पुट करते हैं कहाँ पे, मैं लिखूंगा यूजिंग इन इक्वेशन नंबर जो हमने x और y और z वाली बनाई थी, जो कि थी इक्वेशन नंबर 4, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। 2x और 2x के बाद हमारे पास था 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह x वाली वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह y वाली वैल्यू और z की जगह z वाली वैल्यू। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 प्लस 3 -3 लेमडा -3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा का आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4 लेमडा माइनस 2 -9 लेमडा -9 इज इक्वल टू 0। -4 लेमडा -5 लेमडा -9 लेमडा, ये आ जाएगा हमारे पास -14 लेमडा। 10 माइनस टू 8, 8 माइनस 9 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का आंसर मेरे पास आ जाएगा -1/14। अब लेमडा की वैल्यू आ गई तो लेमडा की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जब x में पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे y का आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे z का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला x किसके इक्वल है, x इक्वल है 5 माइनस 2 लेमडा के, यानी कि 5 माइनस 2 इंटू -1/14। जब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72/14,
यानी कि ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36/7। फिर उसके बाद y किसके इक्वल आ जाएगा, तो y इक्वल है हमारे पास लैम्डा प्लस टू के। y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस टू, यानी कि -1/14 प्लस टू विच इज इक्वल टू 27/14। और लास्ट रह गया हमारे पास z -3 लैम्डा -3, एंड z इज इक्वल टू -3 लैम्डा -3, या आ जाएगा -3 इंटू -1/14 एंड -3, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास -39/14। ये आ गया हमारे पास z का आंसर। x y और z आ गया, तो यहाँ से d का आंसर हमें डायरेक्टली मिल गया। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेक्टर d किसके इक्वल था, x इंटू आई कैप, यानी कि 36/7 इंटू आई कैप, प्लस y इंटू जेड कैप, यानी कि 27/14 इंटू जे कैप, प्लस z इंटू के कैप, यानी कि -39/14 इंटू के कैप। d का आंसर आ गया। और अब रह गया हमारे पास c का। c किसके इक्वल है, तो सी आपको याद होगा हमारे पास इक्वल था 2 लैम्डा इंटू आई कैप। कहाँ से पता चला ये, तो ये हमें पता चला इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप देखें तो 2 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के, तो यहाँ पे वो इक्वेशन लिखेंगे 2 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे एंड प्लस 3 लैम्डा इंटू के कैप। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू -1/14 इंटू आई कैप -1/14 इंटू जे कैप एंड प्लस 3 -1/14 इंटू के कैप। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वेक्टर सी का आंसर आ जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा -1/7 इंटू आई कैप प्लस 1/14 इंटू जे कैप एंड -3/14 इंटू के कैप। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, वेक्टर सी की वैल्यू और वेक्टर डी की वैल्यू। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहता है प्रूव दी लेग्रांज आइडेंटिटी। लेग्रांज आइडेंटिटी प्रूव करनी है जिसके अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले मैं तो मैं कहता हूँ कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और एन कैप खत्म हो जाता है क्योंकि एन कैप का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमारे पास 1 हो जाता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर भी ले लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ तीनों नंबर्स पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन गई जो हमने बनानी थी। अब हमने बस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और किसी तरह दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर जो है वो पहले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। फिर यही दोनों वैल्यू जाके कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म पहली टर्म एज इट इज आ गई, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इन तीनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ये जो ब्रैकेट के इनसाइड है क्या ये इक्वल है ए डॉट बी के, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। अब आते हैं इसी के पार्ट 2 की तरफ। कहता है फॉर द वेक्टर्स ए बी सी फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करो, और ये गिवन दिया हुआ है कि दो सी और डी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 है। अब ये प्रूव करने के लिए मैं जैसे मैंने फर्स्ट टाइम भी किया था, मैं कहता हूँ सोल्यूशन में एक नया वेक्टर क्या देते हैं, मैं कहता हूँ लेट वेक्टर ई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले वेक्टर ई को फाइंड कर लेते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि आई जे एंड के। तो पहले ए कंपोनेंट लिखा हुआ है तो ए कंपोनेंट को पहले लिखते हैं। तो ए कंपोनेंट है हमारे पास 1 -2 एंड 0, और बी है हमारे पास 2 0 एंड 1, यानी कि जे नहीं है, पहले में के नहीं है तो 0 होगा, दूसरे में जे नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप इंटू -2 -0 माइनस जे कैप इंटू 1 -0 एंड प्लस के कैप इंटू 0 प्लस 4। और यहाँ से वेक्टर ई का जो आंसर आया वो आया हमारे पास -2i माइनस जे एंड प्लस 4k। अब जो वेक्टर फाइंड करना है यानी कि वेक्टर डी, ये जो वेक्टर डी है वो परपेंडिकुलर है ए के बी और बी के बी।
और वेक्टर ई भी परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि वेक्टर ई जो है डेट इज पैरेलल टू वेक्टर डी, जो कि हमने फाइंड करना है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, या उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वेक्टर डी जो है डेट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ई। दो वेक्टर्स इक्वल हों तो वो एक दूसरे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो डी है डेट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई की वैल्यू लिखेंगे -2i -j एंड +4k। और लैम्डा के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे एंड +4k। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, क्योंकि जब लैम्डा की वैल्यू पुट हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा आंसर डी का। आल्सो हमें एक और वैल्यू भी गिवन दी हुई है, वो दी हुई है कि वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी के साथ किसके इक्वल है, 1 के। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन के लास्ट में, सी डॉट डी किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ पे मैं दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ। वेक्टर सी हमें दिया हुआ है 3j + 2k, यानी कि 0i +3j एंड +2k। और वेक्टर डी, डी तो हमने लिखा हुआ फाइंड कर किया था, जो उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि -2 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे एंड +4k। और ये सारा किसके इक्वल है, 1 के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू -2 लैम्डा +3 इंटू माइनस लैम्डा +2 इंटू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ से पता चला कि -3 लैम्डा +8 लैम्डा इज इक्वल टू 1, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से लैम्डा का आंसर आ गया हमारे पास 1/5। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो डी का आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यूजिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने से डी किसके इक्वल आ जाएगा, -2 इंटू लैम्डा यानी कि -2 इंटू 1/5 इंटू आई कैप माइनस लैम्डा यानी कि -1/5 इंटू जे कैप एंड +4 लैम्डा के, यहाँ पे लैम्डा मिसिंग है, 4 लैम्डा इंटू के। तो 4 लैम्डा यानी कि आ जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू के। सिंप्लीफाई करते हैं, -2/5 आई -1/5 इंटू जे एंड +4/5 इंटू के। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। कहता है फाइंड अ वेक्टर बी साइट एट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 वेयर ए इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। तो बी फाइंड करना है तो मैं बी को एक नया वेक्टर लेट कर लेता हूँ। लेट बी इज इक्वल टू एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। तो ये हमारे पास एक वेक्टर जो हमने लेट कर दिया, हमें गिवन दिया हुआ है। पहले मैं लिखूंगा गिवन गेट गेट क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि अगर आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो बी के साथ तो वेक्टर सी आता है। तो हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर बी के साथ और आंसर को इक्वल टू रखते हैं सी के, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के। और पहले ए लिखा हुआ है तो ए के कंपोनेंट्स हमारे पास हैं 1 -2 एंड 3, 1 -2 एंड 3। फिर बी दिया हुआ है हमारे पास, हमें गिवन लेट किया हुआ है एक्स वाई जेड और इक्वल टू सी के हमारे पास गिवन दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस के। अब ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट। यह आ जाएगा हमारे पास आई इंटू -2z -3y। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -j इंटू z -3x। और लास्ट में आ जाएगा प्लस k इंटू के साथ जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k इंटू y+2x और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा i प्लस जे माइनस के। अब दो वेक्टर्स अगर इक्वल हों तो आई कंपोनेंट के इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है और के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -2z -3y। ये जो आई कंपोनेंट है ये यहाँ पे आई कंपोनेंट यानी कि 1 के इक्वल होगा, यहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद जे कंपोनेंट यानी कि ये माइनस के साथ ब्रैकेट अंदर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -z+3x और यहाँ पे जे कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 के। और फिर जो के कंपोनेंट है y+2x ये इक्वल हो जाएगा के कंपोनेंट -1 के। यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं, z को इस तरफ ले जाते हैं, 1 को इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से z इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3x-1, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल हो जाएगा -1 -2x, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। आल्सो आपको एक और चीज़ भी गिवन दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे पास ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, 3 के, यानी कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 3 के इक्वल है। उसको भी लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। ए की जगह ए की वैल्यू जो कि हमें क्या गिवन दी हुई है, आई -2j + 3 के। तो यह आ जाएगा आई -2j + 3 के +3 के। और के बी जो है वो हमने लेट किया हुआ है एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स -2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 3। डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दिया, ये आ गया x -2y
प्लस 3z इज इक्वल टू 3। अब कहते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अब यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस टू इंटू वाई, वाई किसके इक्वल है -1 माइनस टू एक्स, एंड प्लस 3z, z किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है 3x माइनस 1 के, और ये सारा किसके इक्वल है 3 के। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, x प्लस 4x 5x प्लस 9x, ये आ जाएगा 14x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 14x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 4/14, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2/7। x का आंसर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में पुट करेंगे तो z किसके इक्वल हो जाएगा, z इक्वल है हमारे पास, z किसके इक्वल था 3x माइनस 1, z इज इक्वल टू 3x माइनस 1, जो कि आ जाएगा 3 इंटू 2/7 माइनस 1, यानी कि ये आ गया 3 2 6 माइनस 1/7। y किसके इक्वल था, तो y अगर हम देखें तो y इक्वल है हमारे पास -1 माइनस 2x, वो भी लिखते हैं -1 माइनस 2x, यानी कि -1 माइनस 2 इंटू 2/7, और ये आ जाएगा -11/7, और यूँ मेरे पास जो वेक्टर b है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू आई कैप, यानी कि 2/7 इंटू आई कैप, प्लस y इंटू जे कैप, यानी कि -11/7 इंटू जे कैप, एंड प्लस z इंटू के कैप, यानी कि -1/7 इंटू के कैप, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहता है कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, शो दैट a माइनस b इज पैरेलल टू b माइनस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू d एंड b इज नॉट इक्वल टू c। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ से पहले एक डिडक्शन ले लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि वेक्टर इज a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर d, तो यहाँ से पहली बात प्रूव हो गई कि a माइनस d जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, d जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक और चीज़ भी दी हुई है, वो ये दी हुई है कि b इज़ नॉट इक्वल टू c, तो अगर b इज़ नॉट इक्वल टू c है तो यहाँ से पता चला कि वेक्टर b माइनस वेक्टर c इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें जो है ये नेक्स्ट में जाके यूज़ होंगी, तो इसलिए हमने पहले लिख ली। अब हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें पहले में गिवन दिया हुआ है कि a क्रॉस b जो है वो इक्वल है किसके, c क्रॉस d के, इसको नाम दे दी इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 2 तो पहले से, इनको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 3, और जो दूसरी है हमारे पास a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 4। तो हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d। हम एक काम करते हैं, तमाम टर्म्स को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज इक्वल टू, ओ सॉरी, माइनस c क्रॉस d प्लस b क्रॉस d एंड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जो क्रॉस प्रोडक्ट में है वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट टू टर्म्स में देखें तो इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, मैं इनको एज इट इज़ लिखूंगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर a क्रॉस b माइनस वेक्टर a क्रॉस c। सेकेंड टर्म्स में मैं इन दोनों की अगर जगह चेंज कर दूँ, यानी कि सी और डी की जगह चेंज कर दूं तो ये माइनस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा हमारे पास प्लस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी। ये देखें पहले टर्म माइनस थी, लेकिन जैसे इन दोनों की जगह चेंज की तो ये माइनस चेंज हो गया प्लस में, ये चीज़ का खास ध्यान रखना होता है वेक्टर्स में। फिर उसके बाद इन दोनों टर्म्स के भी मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, ये टर्म पहले पॉजिटिव है तो जब मैं जगह चेंज करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी और इक्वल टू क्या, 0 के। अब देखते हैं कि फर्स्ट टू वेक्टर्स में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन लिया तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ रह जाएगा, बी माइनस सी के साथ, और दूसरे दो टर्म्स में क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है वेक्टर डी, जब वेक्टर डी को कॉमन लेंगे तो रह जाएगा हमारे पास वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। अब और दूसरी तरफ क्या है, इक्वल टू 0। अब ये है हमारे पास c माइनस बी, यहाँ से भी मैं माइनस को क्या ले लेता हूँ कॉमन, जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो ये माइनस बाहर चला जाएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर c माइनस वेक्टर d क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर सी एंड इज ऑल इक्वल टू 0। अब ये जो दो टर्म्स आई हैं इनमें b माइनस सी कॉमन है, लेकिन b माइनस सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पे कॉमन नहीं है, राइट साइड पे कॉमन है, तो इसको हम जब राइट साइड पे कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास वेक्टर a माइनस वेक्टर d, और दरमियान में आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट,
और दूसरी तरफ है हमारे पास रह जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी एंड इज इक्वल टू जीरो। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे ये पता चला कि या तो इनमें से कोई एक जीरो है, यानी कि या तो ए माइनस डी इक्वल टू जीरो है। तो क्या ए माइनस डी इक्वल टू जीरो है, लेकिन हमने देखा था इक्वेशन नंबर 1 में कि जो ए माइनस डी है डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये तो जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं है तो हो सकता है कि सेकंड कंपोनेंट यानी कि बी माइनस सी जीरो। क्या बी माइनस सी इक्वल टू जीरो है, तो ये पता चला इक्वेशन नंबर 2 से कि नहीं, बी माइनस सी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो वेक्टर है ए माइनस डी ये पैरेलल है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो वो दोनों पैरेलल होते हैं। किसके पैरेलल है, वेक्टर बी माइनस सी के, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी शो डैट बी इज इक्वल टू सी। यानी कि प्रूव करना है कि जो अच्छा गिवन क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर्स ए, वेक्टर ए जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज़ हमें पता चल गई पहले। अब जो गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट बी ए क्रॉस सी डॉट सी के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, जब बल्कि इक्वेशन का नाम नहीं देते इसको फिलहाल। और दूसरी दिया हुआ है कि जो वेक्टर है ए क्रॉस बी ये इक्वल दिया हुआ है ए क्रॉस सी के। अब हमें काम करते हैं कि ए को इन राइट साइड को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि यह आ जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ए कॉमन, जब ए कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो है, ए ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ से दो चीज़ें पता चलती हैं, या फिर इधर बी माइनस सी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, और ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी माइनस सी के, क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यहाँ पे भी यही काम करते हैं, राइट हैंड साइड को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो। और इसको ना क्योंकि ठीक है, ए कॉमन जब लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ से क्या पता चला, फिर यहाँ से हम लिखेंगे इधर बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में गिवन देती है इधर बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब वो पैरेलल है। अब अगर हम देखें इन दो कंडीशंस पे, ये कंडीशन जो हमें डॉट प्रोडक्ट से पता चली थी कि ए जो है परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के, और ये कंडीशन कहती है कि नहीं ए पैरेलल है बी माइनस सी के। तो दो चीज़ें तो नहीं हो सकती, मतलब कि पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, तो ये दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगी। तो पहली कंडीशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ की पहली कंडीशन और यहाँ की पहली कंडीशन दोनों सेम है, यानी कि जो बी माइनस सी है वो इक्वल टू ज़ीरो है, और यहाँ से पता चल जाएगा कि जो बी है वो इक्वल टू सी आ जाएगा। अब इसी के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में हमें कहता है कि फॉर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। हमें गिवन दिया हुआ है, मैं वो लिखता हूँ जो चीज़ हमें गिवन दी हुई है। हमें गिवन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू जीरो है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। हम पहले कहते हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं विद ए ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन के दोनों साइड पे ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ए क्रॉस ज़ीरो कह दें, ए क्रॉस ज़ीरो, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस जीरो जीरो होता है, ए क्रॉस ए भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। ए क्रॉस सी को दूसरी साइड ले जाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरे जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये पहली बात पता चल गई थी, ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल हो जाएगा, दूसरी साइड पे मैं अगर दोनों की जगह चेंज कर दूँ तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए आ जाएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक पहला पार्ट हाफ पार्ट हमने प्रूव कर लिया, बाकी हाफ पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि अब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लें, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट पहले ए के साथ लिया था, अब बी के साथ लेते हैं। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे अब बी के साथ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस जीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी
प्लस बी क्रॉस सी एंड इज इक्वल टू बी क्रॉस जीरो जीरो होता है। अब बी क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी जो है वो इक्वल टू जीरो है। बी क्रॉस ए को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से पता चला कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दूसरी साइड पे जगह चेंज कर देते हैं। दूसरी चीज़ भी प्रूव होगी कि बी क्रॉस सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी के। जब जगह चेंज करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, तो a प्लस बी जो है वो सी क्रॉस ए के इक्वल है, और a क्रॉस बी जो है वो b क्रॉस सी के भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे, यानी कि लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c होता है। यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से मैं लिख सकता हूँ कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c एंड b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए बी और सी यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए जो है वो ए और बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय 6, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है कि जो वेक्टर ए है वो बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस सी, क्योंकि क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ लेट वेक्टर डी जो है वो इक्वल है बी क्रॉस सी के। तो डी बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, और ए भी जो है वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है क्योंकि गिवन है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, ये बी और सी के परपेंडिकुलर हैं, तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा कि ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब इनकी दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू इसका एब्सोल्यूट बन जाएगा ना, एब्सोल्यूट ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा एज इट इज, ये इक्वल है 1 की क्योंकि ए यूनिट वेक्टर है, डॉट ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है? पाई बाय 6, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाय 6। ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और साइन पाई बाय 6 होता है हमारे पास 1/2। तो यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरे से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि जब लैम्डा फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जब हटाते हैं तो एक साइन आ जाता है प्लस का और एक साइन आ जाता है माइनस का। और अब इसको पुट करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से फिर हमारे पास लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू ए बी क्रॉस सी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इसके बाद है 8 का पार्ट 2, जिसमें हमें कहता है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए डॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए डॉट बी एज इट इज़ इंटू ए डॉट बी, ये भी हमारे पास एज इट इज़, और इंटू बी डॉट बी जो है इसको भी मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी का स्क्वायर। अब ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे स्क्वायर पहले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट और फिर उसका स्क्वायर भी ले लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इनका होल स्क्वायर एज इट इज़। स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में देखें तो क्या चीज़ कॉमन है? तो हमारे पास कॉमन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। जब कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के, तो यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब तीनों टर्म्स पे जो स्क्वायर है वो कॉमन है, तो मैं स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, तो ये रह जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो किसके इक्वल है? वो फार्मूला है हमारे पास ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का और इसका स्क्वायर, वो यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है इफ
magnitude of A is equal to 3, magnitude of B is equal to 5 and A dot B is equal to 6. Find the magnitude of A cross B. तो अभी आपने थोड़ी देर पहले लेग्रांज आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग आपने देखा था कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमने जब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो A मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया हुआ है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस A डॉट B 6 था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर 25 माइनस 6 स्क्वायर इज 36। सो ये हमारे पास आ जाएगा 225 माइनस 36, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास आंसर 189। यहाँ पे एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये कि आई थिंक आपकी बुक में जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है A डॉट बी इज इक्वल टू 60, जो कि गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है, या अगर हम देखते हैं उसकी वैल्यू देखते हैं, तो वो आता है हमारे पास A मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनकी वैल्यू जो मर्जी हो, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 1 तक होती है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सो इसका जो मिनिमम आंसर हो सकता है वो हो सकता है माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कब? जब कॉस थीटा का आंसर -1 होगा। और इनका जो मैक्सिमम आंसर हो सकता है वो हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कब? जब कॉस थीटा का आंसर 1 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखें तो वो तो एक 3 है और दूसरा 5 है, तो 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास इस डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए -15 से लेकर 15 तक। लेकिन क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमें एक और मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दिया हुआ है, ए डॉट भी अब हमने फाइंड करना है और ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है। अब फार्मूला वही यूज़ होगा, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ए क्रॉस बी का स्क्वायर या जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। ये आ जाएगा हमारे पास 64 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस ए डॉट बी स्क्वायर एज इट इज़। अब ये 4 इंटू 25 ये आ जाएगा हमारे पास 64 इज इक्वल टू 100 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि ए डॉट बी को सब्जेक्ट बनाते हैं। ए डॉट बी को सब्जेक्ट बनाने के लिए इस पूरी टर्म को इधर लाना पड़ेगा और 64 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 36। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। यानी कि यहाँ से पता चल गया कि ए डॉट बी का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कहता है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें इफ ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर आर इट्स टू एडजेसेंट साइड्स। तो ये हमने इनिशियल में भी देखा था जब हम इस लेक्चर इस यूनिट को सॉरी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें दो कंडीशंस दी जाती हैं, या तो हमें दो साइड्स दी जाएंगी एडजेसेंट साइड्स, या फिर हमें उसके दो डायगोनल दिए जाएंगे। तो इस केस में क्योंकि उसने हमें दो एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं तो मैं डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए बी उसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे फिर उसका क्या फाइंड कर लेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट वाला मेथड यानी कि आई कंपोनेंट इंटू जे कंपोनेंट इंटू के कंपोनेंट। एंड अब पहले ए लिखा हुआ है तो ए के एलिमेंट्स देखते हैं 2 -3 एंड 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 -3 एंड 1। जे का बी देखते हैं 1 -2 एंड 7, तो यह आ जाएगा 1
-2 एंड 7। अब इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग फर्स्ट रो, तो पहले हमें साइन लगाने चाहिए, प्लस माइनस एंड प्लस, और अब एक्सपेंड कर देते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू -3 इंटू 7 -21 एंड -2 इंटू 1 -2, तो यह आ जाएगा हमारे पास +2। आई कंपोनेंट से एक्सपेंड कर दिया, इसके बाद आता है हमारे पास माइनस जे कैप और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, तो ये 1 1 ज़ा 1, और जे कंपोनेंट भी हमने लिख लिया। अब रह गया हमारे पास के वाला कंपोनेंट, तो यह आ जाएगा हमारे पास प्लस के कैप इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को -4 एंड +3, और यूं हमने ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड कर लिया। किसके इक्वल आ गया, तो ये आ गया हमारे पास -19 इंटू आई कैप -13 इंटू जे कैप एंड के कैप। अब हम इसी का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया में लिखता हूँ डायरेक्टली, एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -19 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर एंड प्लस -1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 361 प्लस स्क्वायर 169 एंड प्लस 1, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 631, और ये हमारे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ डेट पैरेललोग्राम। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 की तरफ, और कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है विद वर्टिसेस, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, और आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये उसकी एक साइड ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद यहाँ से इसकी सेकेंड साइड, और देन इसकी लास्ट साइड को हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक रूलर की मदद से। अब इसके तीनों वर्टिसेस को नाम दे देते हैं। सपोज हमारे पास ये है वर्टेक्स ए, इसको कह देते हैं वर्टेक्स बी, और इसको कह देते हैं वर्टेक्स सी। ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो कह देते हैं कि अल्फा है, बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, और सी के साथ जो एंगल बन रहा है उसे गैमा का नाम दे दिया। इसके बाद जो साइड ए के ऑपोजिट है, यानी कि ये वाली साइड, इसको वेक्टर ए कह दिया। बी के ऑपोजिट जो साइड है इसको बी कह दिया, और सी के ऑपोजिट जो साइड है उसको हमने क्या कह दिया, सी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं, ये तमाम अजम्पशंस लिख लेते हैं। हमने कहा लेट अल्फा बीटा गैमा बी 3 एंगल्स, ये हमारे पास वो 3 एंगल हैं जो हमने फाइंड करने हैं। एंड और एक और चीज़ हमने लेट की, वो ये कि ए जो है ये एक वेक्टर है जो बी से सी तक जा रहा है, बी एक वेक्टर है जो ए से सी तक जा रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो वेक्टर सी है ये एक वेक्टर है जो ए से बी जा रहा है। तो ये 3 वेक्टर भी अब हमने लेट कर दिए। अब हम पहले ये वेक्टर्स फाइंड करेंगे, यानी कि सबसे पहले फाइंड करते हैं ए किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है ओ सी माइनस ओ बी, हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। ओ सी हमें दिया हुआ है 30 -1 माइनस ओ बी हमें दिया हुआ है 2 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 एंड -1 एंड -1 -2 -3। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया आई कैप माइनस जे कैप एंड -3 के कैप। फिर उसके बाद सेम इसी मेथड पे हम फाइंड करते हैं बी वेक्टर किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास ए सी, और ए सी किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है ओ सी माइनस ओ ए। इनकी जगह भी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ओ सी अगेन वही है 30 -1 माइनस ओ ए है हमारे पास 1 -1 एंड 1। इनको भी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 -1 हमारे पास आ जाएगा आंसर 2, 0 -1 यानी कि +1 एंड -1 यानी कि -2। इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप एंड -2 इंटू के कैप। फिर उसके बाद लास्ट वेक्टर रह गया वेक्टर सी। वेक्टर सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल है हमारे पास ए टू बी, ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट बी। किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी की जगह ओ बी की वैल्यू जो कि हमारे पास है 2 1 एंड 2, माइनस ओ ए की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 1 -1 एंड 1। इनको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 -1 2 एंड 2 -1 एंड 1। इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आई कैप +2 इंटू जे कैप एंड प्लस के कैप। अब ये तीनों वेक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब इन तीनों का हम फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी, लिखते हैं उससे पहले नाउ। अब हम फाइंड करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है आई
इंटू जे इंटू के। पहले ए लिखा हुआ है तो ए के कंपोनेंट्स है हमारे पास 1 -1 एंड -3। फिर उसके बाद बी के कंपोनेंट्स है हमारे पास 2 1 एंड -2। इनको भी एक्सपेंड करते हैं जैसे हमने एक्सपेंड किए थे इससे पहले वेक्टर्स। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 + 3। फिर उसके बाद -j इंटू -2 + 6 -2 + 6 एंड लास्ट में रह जाएगा +k। और k के साथ जब करेंगे तो 1 + 2 1 + 2। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू आई कैप -4 इंटू जे कैप एंड +3 के कैप। किसका आंसर आ गया? तो ये आंसर हम आया हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करने के बाद अब हम दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ सेम इसी पैटर्न के ऊपर। तो ये लिखेंगे हम आई इंटू जे इंटू के। पहले बी के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो ये हमारे पास है 2 1 एंड -2। और फिर उसके बाद सी, और सी हमें दिया हुआ है 1 2 एंड 1 1 2 एंड 1। इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आई इंटू 1 + 4 माइनस जे इंटू जे के साथ 2 + 2 एंड प्लस के साथ जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5i - 4j एंड +3k। किसका आंसर आया? तो ये आंसर हम आया हमारे पास बी क्रॉस सी का। अब ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लिया, बी क्रॉस सी भी फाइंड कर लिया, तो एक रह गया हमारे पास ए क्रॉस सी। अब लास्ट में हम लिखते हैं कि अब हमने फाइंड करना है वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ। तो सेम उसी तरह हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, यानी कि हमारे पास है आई जे एंड के। अब ए क्रॉस सी किसके इक्वल है? ए किसके इक्वल है? ए हमारे पास 1 - 1 एंड -3 1 -1 एंड -3। और सी हमें दिया हुआ है 1 2 1 1 2 एंड 1। इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा आई इंटू -1 + 6 एंड -j इंटू 1 + 3 एंड +k इंटू 2 + 1 which is equal to 5 into I cap -4 into J cap and +3 into K cap। और ये हमारे पास किसका आंसर आया? ये आंसर आ गया हमारे पास वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इन तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर एंड प्लस के का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 9 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, पहले देखते हैं वेक्टर बी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बी के कंपोनेंट्स हैं 2 1 एंड -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये इक्वल होता है हमारे पास 3 के। उसके बाद लास्ट रह गया वेक्टर सी का डिटर्मिनेंट। वेक्टर सी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इन तीन को फाइंड करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया। एरिया किसके इक्वल होगा? देखें, हमने पढ़ा था ट्रायंगल का एरिया जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी हो सकता है, कोई सी दो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। 1/2 बी क्रॉस सी भी हो सकता है एंड इज आल्सो इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस सी या फिर सी क्रॉस ए भी हो सकता है। ये आपकी मर्जी, आप इन तीनों में से कोई भी पुट कर लें। क्यों अब हमने जो फाइंड किया ना उसमें देखें तो तीनों सेम आए हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आया? 5i - 4j + 3k। बी क्रॉस सी किसके इक्वल आया? सेम वही चीज़। और सेम वही चीज़ हमारे पास आई ए क्रॉस सी के लिए भी। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको पुट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हम किसी को भी जैसे लेट्स सपोज हम ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड +3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 16 + 9। इसको जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 50
स्क्वायर रूट ऑफ 50 होता है हमारे पास 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यूँ हमारे पास एरिया का आंसर आ गया 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद हमने एक और चीज़ भी फाइंड करनी थी, एंगल बिटवीन एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर आप ट्राइंगल पे ऊपर दोबारा जाएं तो ये देखें, अल्फ़ा जो है ये किन दो साइड्स के दरमियान एंगल है, ये है बी और सी के दरमियान। बीटा जो है वो किन दो साइड्स के दरमियान है, बीटा है सी और ए के दरमियान, और जो गैमा है वो है ए और बी के दरमियान। तो यही चीज़ अब हमने फाइंड करनी है, अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यू। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि अल्फ़ा किसके इक्वल है। लिखेंगे नाउ अल्फ़ा जो है वो बी और सी के मिड में था, यानी कि इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था और यहाँ पे उसको ड्राइव भी किया था, तो वही फार्मूला हमने यूज़ किया। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस सी का, और ये तमाम इक्वल हैं। और ये किसके इक्वल थे, ये हमारे पास था 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था 3 और सी का मैग्नीट्यूड था 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। जब मैं इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 74.2 डिग्री। फिर उसके बाद आते हैं बीटा पे, बीटा किसके दरमियान है, तो बीटा लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बीटा हमारे पास था ए और सी के दरमियान, तो ये लिखेंगे ए क्रॉस सी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और जब इनकी जगह भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ बी ए क्रॉस सी, ये हमारे पास आया था 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड था स्क्वायर रूट ऑफ 11 और सी का मैग्नीट्यूड था स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसको भी दोबारा कैलकुलेटर में लिखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.5 डिग्री। और लास्ट आ गया हमारे पास गैमा, तो गैमा लिखते हैं गैमा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ गैमा किस किस के दरमियान था, ए और बी के दरमियान। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास इक्वल है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू बी का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास इक्वल है 3 के। और इसको जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45.3 डिग्री। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें उसने कहा है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें, फिर डायगोनल्स। अब उसके डायगोनल्स दिए हुए D1 कह देते हैं और दूसरे को हम कह देते हैं D2। तो लेट्स सपोज कि हम डायगोनल 1 को नाम दे देते हैं 3i प्लस जे एंड माइनस 2k, और डायगोनल 2 जो है उसको नाम दे देते हैं हम i माइनस 3j एंड प्लस 4k। अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, D1 क्रॉस D2 किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास आ जाएगा i j इंटू के। पहले D1 लिखा हुआ है उसके कंपोनेंट लिखते हैं 3 1 एंड माइनस 2, डी के कंपोनेंट लिखते हैं 1 माइनस 3 एंड 4, विच इज इक्वल टू आई कैप से एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस जे कैप के बाद आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2 एंड प्लस के कैप, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 प्लस 1, सॉरी माइनस 9 माइनस 1, which is equal to minus 2 into I cap minus 14 into J cap and minus 10 into K cap। अब हम इनका फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि अब हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 which is equal to स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 10 का स्क्वायर which is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 196 एंड प्लस 100 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 300, और स्क्वायर रूट ऑफ 300 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया था कि जब भी उसके डायगोनल्स दिए जाएं हमें तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल हो जाता है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है, हमने फाइंड किया सॉरी 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3।
सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है इफ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी, इसके पोजीशन वेक्टर्स एंड शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस वन। तो स्टार्ट का उसने हमें जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन दिया हुआ है कि ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड ओ सी इज इक्वल टू स्मॉल सी। ये उसके तीन वर्टिसेस के हमें दिए हुए हैं पोजीशन वेक्टर्स। अब हमने उसके साइड के वेक्टर्स फाइंड करने हैं। उसकी कोई सी दो साइड्स हमें चाहिए, तो हम एक साइड फाइंड कर लेते हैं ए बी। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। दोनों की वैल्यू हमें पता है, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास बी माइनस ए। और दूसरी साइड हम लेट कर लेते हैं, लेट सपोज हम ले लेते हैं बी सी। हम चाहें तो ए सी भी ले सकते हैं, ए बी के बाद ए सी भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी। बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी का मतलब सी और ओ बी का मतलब बी। अब ये दोनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू उसकी दोनों साइड्स के क्रॉस मल्टीपल का मैग्नीट्यूड, एक बी क्रॉस बी सी। हमें दोनों की वैल्यूज पता है, मैं दोनों की जगह उनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ए बी का मतलब हमारे पास था बी माइनस ए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी माइनस ए बी सी, यानी कि सी माइनस बी। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी एंड माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बी क्रॉस बी जो है वो इक्वल हो जाएगा जीरो के, क्योंकि सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के। तो हमारे पास रह जाएगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट बी क्रॉस सी एज इट इज बी क्रॉस सी। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूँ तो ये जो माइनस है ये फिर चेंज हो जाएगा प्लस में। तो मैं क्या कर सकता चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सी की जगह ए और ए की जगह सी, यानी कि इनकी जगह चेंज कर दी, और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा ए क्रॉस बी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एट ए क्रॉस बी आल्सो इक्वल टू जीरो, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉर ए एंड बी। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो क्या होते हैं। तो इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो उन दोनों में से या तो कोई एक जीरो होता है या फिर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। एंड इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो इसका मतलब अगेन या तो ए जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा, और वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, और क्योंकि उनके दरमियान एंगल जीरो हो जाता है और साइन जीरो, फिर हमारे पास जीरो आ जाता है। तो इन दोनों कंक्लूजन्स को देखते हुए अगर हम इस चीज़ पे देखें तो वो कहता है ए परपेंडिकुलर है बी के, लेकिन सेम इसी तरह इसके नीचे अगर आप देखें तो वो कहता है कि ए पैरेलल है बी के। तो दो ही वेक्टर एट द सेम टाइम पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को निगेट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो रीज़न है ये एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से फिर हम लिख लेंगे कि इधर ए इज इक्वल टू जीरो और वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। कहता है शो दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a माइनस बी प्लस 3c 2a प्लस 3b माइनस 4c एंड दिस आर कोलिनियर, यानी कि प्रूव करने के ये 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। तो जैसे हमने 3.1 में किया था, देखें लेट्स सपोज ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को नाम दे देते हैं a b और c। तो अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि a b और b c पैरेलल है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। तो हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि ये जो दो वेक्टर्स इनके थ्रू बनेंगे वो दोनों वेक्टर जो हैं वो क्या है, पैरेलल है। तो उससे पहले तो इनको नाम दे देते हैं कि हम कह देते हैं कि ओ ए जो है ये है ए माइनस बी प्लस 3c। फिर उसके बाद दूसरे को नाम दे देते हैं ओ बी का, यानी कि 2a प्लस 3b एंड माइनस 4c। लास्ट आ जाएगा हमारे पास ओ सी, और ओ सी को हम लिख लेते हैं कि ये इक्वल है माइनस 5b प्लस 10c। अब हम ए पहला वेक्टर फाइंड करते हैं जिसको हम कह देते हैं कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की जगह ओ बी की वैल्यू 2a प्लस 3b माइनस 4c माइनस ओ ए, और ओ ए की जगह उसकी वैल्यू, यानी कि आ जाएगा a माइनस बी प्लस 3c। डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2a माइनस ए, यानी कि हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए
3b प्लस बी यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4b एंड -4c -3c यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -7c। ये आंसर आ गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको। इसके बाद दूसरा वेक्टर, उसको हम कह देते हैं bc। bc किसके इक्वल हो जाएगा, oc माइनस ob। oc की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है -5b प्लस 10c एंड माइनस ob, और ob भी हमारे पास गिवन है 2a प्लस 3b एंड -4c। सिंप्लीफाई करते हैं, -5b प्लस 10c -2a -3b एंड प्लस 4c, और लास्ट में फिर लिखते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2a -8b एंड प्लस 14c। अगर आप देखें तो इन तीनों में मैं -2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो जैसे मैं -2 कॉमन दूंगा अंदर क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 4b, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वैल्यू थी तो माइनस कॉमन लेने की वजह से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये इक्वल हो जाएगा -7 से, क्योंकि ये पहले प्लस थी बाद में माइनस हो जाएगी। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आप देखें तो बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा -2 टाइम्स ए बी के। क्यों, क्योंकि ये देखें -2 के अलावा ये जो सारी टर्म है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास ए बी के। और यही तो दो चीज़ें प्रूव करती है कि जो वेक्टर्स जो पॉइंट्स हैं ए बी सी वो क्या हैं, वो कोलिनियर हैं। वो कोलिनियर क्यों है, क्योंकि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो दो वेक्टर्स बने थे वो पैरेलल हैं। अब वो वेक्टर्स पैरेलल कैसे हैं, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो ए इक्वल होता है लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। यहाँ पे लैम्डा जो है वो -2 है, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, और ये कोई एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी, और इसके ऊपर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से लेकर बी तक है। अब इस पॉइंट बी के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में कोई एक फोर्स अप्लाई हो रही है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं एफ। यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है इसको हमने कह दिया कि ये पॉइंट फिक्स है, यानी कि ये पॉइंट चेंज नहीं हो सकता। तो जब फोर्स इस पे अप्लाई होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट करना शुरू करेगा। इस रोटेशन को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इस रोटेशन में हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, पहले इसकी लेंथ, यानी कि ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम कहते हैं वेक्टर आर, जो इक्वल होता है ए टू बी, और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है एफ, यानी कि फोर्स। तो हम कहते हैं कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, एम से डिनोट करते हैं, वो इक्वल हो जाता है हमारे पास आर क्रॉस एफ, जी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। अब यहाँ पे भी हमने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये कहता है कि 2i प्लस 3j प्लस 7 के ये हमारे पास है फोर्स अबाउट द पॉइंट, जो पॉइंट फिक्स होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ए, एंड व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट, और जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होती है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वेक्टर आर। वेक्टर आर इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया, ए बी के इक्वल, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए बी, और ए बी किसके इक्वल होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 2 एंड 0, माइनस ओ ए की जगह हमारे पास है 1 2 एंड 3। डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 एंड 0 एंड -3। ये हमारे पास आंसर आ गया आर का। और एफ हमारे पास ऑलरेडी गिवन दिया हुआ था जो कि है 2i प्लस 3j एन प्लस 7k। अब हम जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका फार्मूला लिख के उसको सिंप्लीफाई करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ, आर और एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, ये आई इंटू जे एंड के, एंड आर, आर हमने फाइंड किया -2 0 एंड -3, एंड एफ 2 3 एंड 7, दिस इज इक्वल टू आई इंटू 0 प्लस 9 माइनस जे इंटू -14 प्लस 6 एंड प्लस के इंटू -6 प्लस 0। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू आई कैप प्लस 8 इंटू जे कैप एंड -6 इंटू के कैप, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें कहता है टू फोर्सेस, दो फोर्सेस अब आपको दी हुई हैं। पहली फोर्स को नाम दे देते हैं कि वो है हमारे पास F1, किसके इक्वल है 2i माइनस जे एंड प्लस 3k, और दूसरी फोर्स जो है उसको नाम दे देते हैं F2, वो इक्वल है हमारे पास 3i प्लस 4j
एंड -2k। और कहता है आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट, ये एक पॉइंट है जिनके ऊपर अप्लाई किया गया, अप्लाई करने वाला पॉइंट होता है बी। फाइंड मोमेंट ऑफ दिस कंकरेंट फोर्सेस अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन का मतलब है ए, और ए जो इक्वल है वो इक्वल हो जाएगा ओरिजिन के ओ के। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करते हैं आर। आर किसके इक्वल होता है? होता तो इक्वल है ए बी के, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो किसके इक्वल है? ओ के। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओ बी, और ओ बी हमें गिवन दिया हुआ है 1 -2 एंड 4। फिर उसके बाद एफ। एफ यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, कंकरेंट हैं, और एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रही हैं, तो आर इसके इस केस में जो एफ होगा वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ टू फोर्सेस, यानी कि रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट में डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5i प्लस 3j एंड प्लस के। और अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास m आ जाए। m इज इक्वल टू आर क्रॉस f, और दोनों की जगह वैल्यू लिखते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास i इंटू जे इंटू के। एंड पहले r की वैल्यू यानी कि 1 -2 एंड 4, उसके बाद f की वैल्यू यानी कि 5 3 एंड 1। तो एक्सपेंड करते हैं इसको और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। दिस इज इक्वल टू i इंटू -2 -12 and minus j into 1 -20 and plus k into हमारे पास रह जाएगा 3 plus 10। दिस इज इक्वल टू -14 इंटू आई कैप प्लस 19 इंटू जे कैप एंड प्लस 13 इंटू के कैप, और ये हमारे पास आ जाएगा m का आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहता है अ टॉय कार इज लोकेटेड एट द पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर लोकेट किया गया, यानी कि और इसी पॉइंट के ऊपर उसको ऊपर फोर्स भी अप्लाई होनी है, तो इसको बी कह देते हैं। रिलेटिव टू ओरिजिन, ओरिजिन की रिस्पेक्ट से, तो इसको नाम दे देते हैं ए। सच दैट व्हेन अ फोर्स दी हुई है इज अप्लाइड ऑन अ कार इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन फिक्स है तो इसीलिए हमने ओरिजिन को नाम दिया था ऐसा पॉइंट जो कि फिक्स होगा। फाइंड द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। अगेन यहाँ पे हमें वैल्यूज डायरेक्टली दे दी हैं। आर सबसे पहले फाइंड करते हैं जो कि इक्वल होता है ए बी के, लेकिन ए तो यहाँ पे ओरिजिन है, तो आर इक्वल हो जाएगा ओ बी के, और ओ बी हमें दिया हुआ है 2 3 एंड 5। फिर उसके बाद एफ। एफ किसके इक्वल दिया हुआ है? तो वो हमें दिया हुआ है 3 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप एंड प्लस 7 इंटू के कैप। अब हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। वो इक्वल होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के जरिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी कि आई इंटू जे इंटू के। आर की वैल्यू क्या है? 2 3 एंड 5, और एफ है हमारे पास 3 2 एंड 7। और एक्सपेंड करते हैं इनको, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू 7 3 21 माइनस 5 2 10 माइनस जे कैप इंटू 7 2 14 माइनस 5 3 15 एंड प्लस के कैप इंटू 2 2 4 माइनस 3 3 9। ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू आई कैप प्लस जे कैप एंड -5 इंटू के कैप। इसके बाद है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 17। कहता है अ सी सॉ इज फिक्स्ड फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट व्हिच इज एट 0 2 एंड 3। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई सी सॉ है और ये अपने एक मिडिल पॉइंट से फिक्स्ड है, और इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया 0 2 एंड 3। और फिर क्या कहता है टू फोर्सेस F1 भी दे दिया F2 भी दे दिया आर अप्लाइड एट द पॉइंट 4 5 3 एंड -4 -1 -3। लेट्स सपोज कि ये एक पॉइंट है जो कि है 4 5 एंड 3, और एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि है -4 -1 एंड -3। और इस ये लेट्स सपोज कि ये पॉइंट है हमारे पास ए, इसको नाम दे देते हैं B1, इसको नाम दे देते हैं B2। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स सप्लाई होगी वो होगी F1, किसके इक्वल दी हुई है? वो इक्वल दी हुई है 3 4 एंड 5। और इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स सप्लाई होगी वो होगी हमारे पास F2, और F2 किसके इक्वल दी हुई है? 9 2 एंड 7। फिर उसके बाद आर अप्लाइड एट द पॉइंट 4 5 3 एंड कैलकुलेट मोमेंट ऑफ ईच फोर्स अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट इन सी सॉ। तो ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से हमने मोमेंट फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड नेट मोमेंट, यानी कि एक मोमेंट हमारे पास F2 प्रोड्यूस करेगी, वो मोमेंट फाइंड करनी है। उस मोमेंट को हम नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास M2। और एक मोमेंट हमारे पास इस साइड से F1 प्रोड्यूस करेगी, इसको नाम दे देते हैं M1। और ये दोनों मोमेंट्स हमने पहले फाइंड करनी है, फिर नेट मोमेंट भी फाइंड करनी है। नेट मोमेंट का मतलब द रिजल्टेंट ऑफ द टू मोमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि M1 जो है वो फाइंड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि M1 के लिए मुझे F1 चाहिए जो कि गिवन है, R1 चाहिए। R1 यहाँ पे क्या है? नाम हम अपनी मर्जी से देते हैं। R1 इक्वल्स टू A इंटू B1। तो ये आ जाएगा हमारे पास OB1 माइनस OA। दोनों की वैल्यू पता है, OB1 है 4 5 3 4 5 एंड 3 माइनस OA 0 2 एंड 3 0 2 एंड 3। ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 एंड 0। इसका आंसर आ गया R1 का। और F1 हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 3 4
एंड 5। तो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं कि M1 किसके इक्वल है, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास R1 क्रॉस F1 विच इज़ इक्वल टू I इंटू जे इंटू के, और R1 की वैल्यूज़ 4 3 0, F1 की वैल्यूज़ 3 4 एंड 5। तो डायरेक्टली इसको हम फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप इंटू 15 माइनस जे कैप इंटू 20 एंड प्लस के कैप इंटू 7। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 15 आई कैप माइनस 20 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप। M1 हमने फाइंड कर लिया। सेम इसी पैटर्न के ऊपर अब हम फाइंड करते हैं M2। M2 के लिए हमें चाहिए R2, तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि R2 किसके इक्वल है। R2 इक्वल हो जाएगा AB2। किसके इक्वल होगा, इसको फर्दर लिखेंगे तो OB2 माइनस OA। OB2 की वैल्यू भी हमें पता है जो कि इक्वल है -4 -1 एंड -3, -4 -1 -3 माइनस OA, और OA हमें 0 2 एंड 3 दिया हुआ है, 0 2 एंड 3। और यूं सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा -4 -3 एंड -6, और F2 हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर डायरेक्टली लिखते हैं कि M2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा R2 क्रॉस F2। दोनों की वैल्यूज हमें पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं I इंटू जे इंटू के। R2 अभी हमने फाइंड किया -4 -3 एंड -6, एंड F2 हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है जो कि इक्वल है 9 2 एंड 7। उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं 9 2 एंड 7। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आई कैप इंटू -21 प्लस 12 माइनस जे कैप इंटू -28 प्लस 54 एंड प्लस के कैप इंटू -8 प्लस 27। और यूं इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा M2 का। तो M2 किसके इक्वल हो जाएगा, M2 विल बी इक्वल टू 9 -9 इंटू आई कैप माइनस 26 इंटू जे कैप एंड प्लस 19 इंटू के कैप। सो हमने दोनों मोमेंट्स को सेपरेटली फाइंड भी कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं नेट मोमेंट। नेट मोमेंट को हम नाम दे देते हैं एम नेट। नेट मोमेंट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा M1 प्लस M2। दोनों की वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज पुट करते हैं। M1 किसके इक्वल है, M1 था 15i माइनस 20j, 15i माइनस 20j एंड प्लस 7k, और M2 इक्वल था -9i माइनस 26j एंड प्लस 19k। अब इनको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 6 इंटू आई कैप -20 तो -46 इंटू जे कैप, एंड लास्ट में रह जाएगा हमारे पास +26 इंटू के कैप। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया।